गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे मानव भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र के बारे में। आज का जो हमारा वीडियो है वो भी मानव भूगोल के जो फर्स्ट चैप्टर है उसी से संबंधित है, जो परिभाषा और अध्ययन क्षेत्र नाम का चैप्टर था उसी से संबंधित है और ये चैप्टर का हमारा तीसरा वीडियो है। बच्चों, लास्ट दो वीडियो में हमने मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में पढ़ा। परिभाषा के साथ साथ हमने मानव भूगोल की जो प्रकृति है उसके बारे में पढ़ा और साथ में हमने मानव भूगोल की प्रकृति के साथ साथ में मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, अध्ययन क्षेत्र है, उसके बारे में भी लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी। आज का जो हमारा वीडियो है वो मानव भूगोल के विकास से संबंधित है, मानव भूगोल के इतिहास से संबंधित है। देखिए, मानव भूगोल कोई अचानक विकसित नहीं हुआ था। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि भूगोल प्रारंभ में दो आधारभूत शाखाओं में बटा था। उसमें से एक हमारा मानव भूगोल था, दूसरा भौतिक भूगोल था। तो मानव भूगोल जो है एक लंबी प्रक्रिया का प्रतीक है। मानव ने अपने उत्पत्ति से ही, जब से ही मानव का विकास हुआ तब से ही मनुष्य ने क्या किया, वातावरण के साथ समायोजन करना प्रारंभ कर दिया, प्रकृति के साथ समायोजन करना प्रारंभ कर दिया और ऐसी समायोजन की प्रक्रिया को अनुकूलन कहा गया। मानव ने इस प्रकार अनुकूलन करने के साथ साथ पर्यावरण में परिवर्तन भी किया है, पर्यावरण में परिवर्तन भी किया है और प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक जो पर्यावरण में परिवर्तन हुआ है वो सारी प्रक्रिया ही मानव भूगोल के विकास या इतिहास के रूप में जानी जाती है। मानव भूगोल के विकास या इतिहास के रूप में जानी जाती है। अब मानव भूगोल के जो विकास हुआ है समय के आधार पर, उसमें मनुष्य ने पर्यावरण को भी बदला है, स्वयं भी बदला है और इन दोनों के परिणाम स्वरूप जो दशाएं हैं, बहुत सारी परिवर्तनशील दशाओं का निर्माण भी हुआ है। तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक ये जो परिवर्तन आए हैं मानव भूगोल के अंदर, उसी को हम मानव भूगोल के विकास के रूप में जानते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो परिवर्तन आया मानव भूगोल में, वही क्या कहलाता है, मानव भूगोल का विकास कहलाता है। और इस विकास की प्रक्रिया को समय के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। मानव भूगोल का प्रारंभिक काल या प्राचीन काल कह सकते हैं, मानव भूगोल का मध्यवर्ती काल या मध्यकाल कह सकते हैं और मानव भूगोल का आधुनिक काल या वर्तमान काल। तो तीन काल हैं जिसमें हम मानव भूगोल के विकास को विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से काल हैं। मानव भूगोल का जो विकास हुआ उसके तीन काल हैं। कितने काल हैं? तीन काल। पहला जो काल था उसको क्या कहा गया? प्राचीन काल कहा गया है, प्राचीन काल। दूसरा जो काल है उसको मध्यकाल कहा गया है और तीसरा जो काल है उसको आधुनिक काल कहा गया है। तो मानव भूगोल का जो विकास हुआ है वो तीन कालों में हुआ है, प्राचीन काल के रूप में, मध्यकाल के रूप में और आधुनिक काल के। तीन कालों के अंदर मानव भूगोल का विकास हमें देखने को मिलता है। अब उन तीन कालों की हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, पहला जो काल आता है वो आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल का मतलब है मानव भूगोल के विकास की ऐसी अवस्था जिसमें शिक्षा की कमी थी, तकनीक की कमी थी, ज्ञान की कमी थी और साथ साथ में हम देखें कि मानव भूगोल का जो पिछड़ा हुआ दौर था, प्रारंभिक दौर था,
तो पिछड़ा हुआ जो मानव भूगोल का दौर था उसी को किसके नाम से जाना गया? प्राचीन काल के नाम से जाना गया। इसमें केवल काल्पनिक कथाएं ही मानी जाती थी, मिथक थे, बहुत सारे रहस्य थे जिनकी कोई प्रमाणिकता नहीं थी। तो ऐसे अप्रमाणित तथ्यों से संबंधित मानव भूगोल का जो काल रहा उसी को क्या कहा गया? प्राचीन काल कहा। तो हम ऐसा माने कि लगभग ईसा से पूर्व का जो समय है, ईसा से पूर्व का जो समय है वो समय प्राचीन काल के रूप में जाना जाता है। और इसी युग को आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक तरह से अंध युग के रूप में जानते हैं, जिसमें तर्कपूर्ण जानकारियां प्रदान नहीं की गई, बिना तर्क के किंवदंतियों के रूप में मानव भूगोल का वर्णन किया गया था। तो ऐसा जो पुरातन अध्ययन था, बिना प्रमाण वाला मानव भूगोल का अध्ययन था, उसको प्राचीन काल कहा गया। अब इस प्राचीन काल के अंदर बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने मानव भूगोल के बारे में वर्णन किया और बताया था। आपने थेल्स का नाम सुना होगा, आपने अनेक्सिमेंडर का नाम सुना होगा, हेरोडोटस था, हिकेटियस था, अरस्तु था। ये सारे ऐसे विद्वान हैं जो प्राचीन काल के विद्वानों के रूप में जाने जाते हैं। और इस प्राचीन कालीन समय के दौरान मानव भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण को प्रधानता दी गई, यानी कि प्रकृति को सर्वोपरि माना गया। मानव की भूमिका नगण्य थी, मानव को प्रकृति के अधीन माना गया। मनुष्य की सभी क्रियाओं पर प्रकृति की प्रधानता देखने को मिली। हमारे भारतीय जो वेद हैं, प्राचीन कालीन वेद, आपने ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद के बारे में सुना होगा। तो भारत के ये जो प्राचीन कालीन वेद हैं उनमें भी क्या किया गया? प्रकृति की प्रधानता को स्वीकार किया गया। सूर्य देवता, पृथ्वी देवी, पृथ्वी माता, अग्नि देवता, जल देवता, वन देवता। देवता का मतलब क्या आ रहा है? प्रकृति की प्रधानता, पर्यावरण की प्रधानता। और मानव भूगोल के ऐसे दौर में पृथ्वी को मां के समान पूजा जाता था। देवी देवताओं के रूप में प्राकृतिक संसाधनों की पूजा होती थी। मनुष्य प्रकृति से डरता था। तो ये जो प्रारंभिक दौर था वो मानव भूगोल का कौन सा काल था? प्राचीन काल। और इसमें प्राकृतिक पर्यावरण की प्रधानता को स्वीकार किया गया। अरस्तु नामक जो विद्वान हुए हैं उन्होंने प्राकृतिक पर्यावरण की प्रधानता को स्वीकारते हुए कहा था कि वातावरण किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। ठंडे क्षेत्रों के जो निवासी होते हैं वो क्रियाशील होते हैं, यानी कि आलसी नहीं होते, लेकिन उनकी जो चिंतन शैली है, जो मनन शैली है, वो कमजोर होती है। अर्थात यूरोप जैसे जो क्षेत्र हैं उनमें रहने वाले जो लोग होते हैं उनके पास दिमाग की तो कमी होती है, लेकिन दिमाग की कमी होते हुए भी वो ज़्यादा श्रमशील होते हैं, ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं। और इस कारण इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय भाग में, जैसे हमारे एशिया जैसा महाद्वीप आता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के ऊपर पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है, वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है, उसके कारण ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग दिमाग से तो चिंतनशील होते हैं, बहुत मननशील होते हैं, लेकिन वातावरणीय प्रभाव के कारण आलसी होते हैं, सुस्त होते हैं। और इसी कारण के हो जाते हैं ठंडे क्षेत्रों की तुलना यदि गर्म क्षेत्रों से की जाए तो लोग पिछड़ जाते हैं। ऐसी जो अवधारणा थी किसके भाग में थी? प्राचीन काल के दौरान ही चल रही थी। हेरोडोटस नामक जो विद्वान है उन्होंने भी ऐसा ही बताया कि विश्व के अंदर जितने भी कृषि करने वाले किसान लोग रहते हैं और जो विचरण करने वाली जो जातियां हैं, जिसको हम ऐसे कह सकते जनजातियां हैं या पशु चराने वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे ही हिकेटियस नामक विद्वान हुए और उन्होंने क्या किया था? भूगोल को एक तरह से व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। तो प्राचीन कालीन भूगोल को व्यवस्थित रूप प्रदान करने के कारण उनको भूगोल का जनक भी कहा जाता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया हो रही, प्रकृति को प्रधान मानने की जो प्रक्रिया हो रही, सर्वोपरि मानने की जो प्रक्रिया हो रही थी, वो कहाँ हो रही थी? इस प्राचीन काल के दौरान ही हो रही थी। और ये प्राचीन काल आप ऐसा कह सकते हैं कि मानव भूगोल का आरंभिक काल था, पिछड़ा हुआ काल था। ये कौन सा काल? प्रारंभिक।
दूसरा जो काल आया कौन सा है? मध्यकाल आया। इस मध्यकाल तक आते आते मानव भूगोल का थोड़ा विकास होने लग गया था, थोड़ा कौशल मानव के अंदर आ गया था, शिक्षा थोड़ी आ गई थी, तकनीक का थोड़ा थोड़ा विकास होने लग गया था। परिणाम क्या हुआ कि अब से पहले जो बिना तर्क वाली बातें चल रही थी उसकी बजाय इस दौर के अंदर खोज प्रारंभ हो, अन्वेषण प्रारंभ हो, विश्लेषण किया जाने लगा, क्षेत्रों का विवरण प्रस्तुत किया जाने लगा, नए नए क्षेत्रों की खोज हुई। और जब नए नए क्षेत्रों की खोज हुई तो उनका क्या किया? विवरण, वर्णन किया जाने लगा, उनका प्रादेशिक विश्लेषण किया जाने लगा। तो ये जो दूसरा दौर था ये मानव भूगोल के लिए आप एक तरह से ये मान लो कि पुनर्जागरण काल के समान था, पुनर्जागरण काल के समान। और 17वीं शताब्दी से पहले और प्राचीन काल के बाद में जो समय आया वो कौन सा आया? मध्यकाल के रूप में ही शामिल हुआ। अब इस काल तक आते आते नए नए क्षेत्रों की खोज हुई, नौ संचालन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। और जैसे ही नाव संचालन या नौ संचालन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला तो लोगों ने क्या किया? जो विकसित क्षेत्र थे उन क्षेत्रों के लोगों ने बाहरी क्षेत्रों की खोज करना प्रारंभ कर दिया। यूरोपियन जो कंट्रीज थे वहाँ के लोगों ने अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्री बहुत सी खोजें की, क्योंकि सारे क्षेत्र कैसे उस वक्त पिछड़े हुए थे और यूरोपियन जो क्षेत्र कैसे थे? विकसित क्षेत्र, थोड़ा अग्रणी क्षेत्र थे। तो नाव संचालन के लिए लोग आए और नया क्षेत्र मिला तो खोज की। जैसे आप वास्को डी गामा को देख लो, चाहे आप कोलंबस को देख लो, ये कैसे हैं? नौ संचालन करते हुए ही तो आए थे और फिर नए क्षेत्रों की उन्होंने खोज। तो ये दूसरा जो दौर था, मध्यकाल का दौर था, अन्वेषण का काल कहलाता है, खोजों का काल कहलाता है, प्रादेशिक विश्लेषण का काल कहलाता है। अब जैसे जैसे नए देशों की खोज होती गई उन देशों पर खोज करने वाले व्यक्ति के देश का अधिकार भी होता गया और इस प्रकार से जिस देश ने जिस क्षेत्र की खोज की थी उस पर अपना अधिकार कर लिया। और ये अधिकार करने की जो प्रक्रिया थी वो ही उपनिवेशीकरण के नाम से जानी, उपनिवेशवाद, उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के नाम से जानी। तो मध्यकाल के अंदर उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उपनिवेशवाद प्रारंभ हुआ और साथ साथ में व्यापारिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा। तो जो मध्यकालीन दौर है ये पूरी तरह मानव भूगोल में आप तो ये मान के चलिए कि औपनिवेशिक काल के रूप में है, या फिर हम ऐसा कहें कि व्यापारिक काल के रूप में जाना जाता है। और इसमें प्रादेशिक अध्ययन किया जाने लगा, प्रदेशों का अध्ययन किया जाने लगा, पृथ्वी को एक पूर्ण इकाई माना, एक इकाई के रूप में पूर्ण इकाई माना। और ऐसा कहा गया कि प्रदेशों के रूप में अध्ययन करने से संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन क्या हो सकता है? वास्तविक रूप से किया जा सकता है। तो प्रादेशिकरण की जो संकल्पना आई या प्रदेशों का अध्ययन करने की जो संकल्पना आई वो भी कौन से क्षेत्र के दौरान आई? मध्यकालीन समय अवधि के दौरान ही मानव भूगोल में उत्पन्न हुई थी। अब चलते हैं कहां की ओर? आधुनिक काल की ओर। मध्यकाल के बाद हम ऐसा भी कह सकते हैं 17वीं शताब्दी के बाद का समय और वर्तमान तक जो समय चल रहा है ये पूरा का पूरा जो समय है ये आधुनिक काल के रूप में ही जाना जाता है। और इस आधुनिक काल के दौरान क्या हुआ? मनुष्य की तकनीकी जो क्षमता थी, तकनीकी जो ज्ञान है वो बढ़ गया, कुशलता बढ़ गई, ज्ञान में वृद्धि हो गई, प्रौद्योगिकी का विकास हो गया, शिक्षा बढ़ गई। ऐसी सारी दशाएं जब बढ़ी तो मनुष्य का जो कौशल का स्तर था, मानव भूगोल के संदर्भ में जो ज्ञान की स्थिति थी वो तर्कपूर्ण हो गई, प्रमाणों के आधार पर की जाए, बिना प्रमाण के किसी चीज का प्रतिपादन ही नहीं किया जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वर्तमान कालीन जो 17वीं शताब्दी के बाद का समय है वर्तमान तक वो मानव भूगोल का आधुनिक दौर था। और मानव भूगोल के इस आधुनिक दौर के अंदर जर्मनी के भूगोलवेताओं का विशेष योगदान रहा। तो जर्मन भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब कौन कौन से जर्मन भूगोलवेता थे जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इससे हम छोटी सी चर्चा कर ले कि फ्रेडरिक रेडजेल थे, कार्ल हासोपर थे, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट थे, कार्ल रिटर थे। ये सारे ऐसे भूगोलवेता थे जर्मनी के जिन्होंने भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसके बाद में भूगोल के विकास का जो
दूसरा पार्ट था, या फिर हम ऐसा कहें मानव भूगोल के विकास को जो गति प्रदान की वो फ्रांस की भूगोलवेताओं ने प्रदान की। फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल के विकास को बहुत आगे तक बढ़ा दिया। चाहे हम पॉल विडोल डी लाब्लास की चर्चा कर लें, चाहे हम लूसियन फेब्रे की चर्चा कर लें, या फिर हम अल्बर्ट डिमाजिया की चर्चा कर लें, तो सारे ऐसे विद्वान थे जिन्होंने मानव भूगोल को एक नई दिशा प्रदान की। तो मानव भूगोल का विकास फ्रांस में भी हो गया। फ्रांस में मानव भूगोल का विकास होने के बाद अमेरिका में भी मानव भूगोल का विकास हुआ, और अमेरिका के अंदर रेडजेल की शिष्या इसी सैंपल एलन चर्चिल सैंपल ने, और उसके साथ साथ में कार्ल ऑस्कर सावर ने मानव भूगोल को एक नई दिशा प्रदान, एक नई गति प्रदान की। उसके बाद में ब्रिटेन में भी यदि हम देखें तो ब्रिटेन में आते आते आप देखेंगे हर्बर्टसन हुआ, मैकेंडर हुआ, रॉक्सबी हुआ, इन्होंने भी भूगोल को एक दिशा प्रदान। और 20वीं शताब्दी तक आते आते विश्व के लगभग प्रत्येक देश में मानव भूगोल का क्या होने लगा, अध्ययन होने लगा। तो मानव भूगोल के अध्ययन की प्रक्रिया थी वो आधुनिक काल के अंदर 3 अवधारणाओं के रूप में, 3 विचारधाराओं के रूप में हमारे सामने आई थी। जैसे थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, जर्मनी के लोगों का योगदान रहा, फिर हमने कहा कि फ्रांस के लोगों का योगदान रहा, फिर हमने कहा कि अमेरिकन लोगों का योगदान रहा। तो ये तीनों जो देशों का जो योगदान रहा, इसी के दौरान मानव भूगोल में आधुनिक काल में 3 अवधारणाएं उत्पन्न हुई थी। और उन अवधारणाओं में पहली जो अवधारणा थी उसको नियतिवाद कहा गया। क्या कहा गया? नियतिवाद। और दूसरी जो अवधारणा आई उसी को क्या कहा गया? संभववाद कहा गया, संभववाद। और तीसरी जो अवधारणा आई उसको नवनियतिवाद कहा गया, नवनियतिवाद। तो ये 3 अवधारणाएं विकसित हुई मानव भूगोल के अंदर। ये नियतिवाद रूपी जो अवधारणा थी वो थी प्रकृति की प्रधानता को दर्शाते, यानी कि मानव के ऊपर प्रकृति की प्रधानता है, प्रकृति मालिक के समान है और मानव नौकर के समान है। मानव इस दौर में प्रकृति को माँ के समान पूजता था। इसी को निश्चयवाद भी कहा गया। क्या कहा गया? निश्चय। तो निश्चयवाद कह दो, चाहे नियतिवाद कह दो, या फिर आप इसी को पर्यावरणवाद भी कह दो। ये पूरी अवधारणा क्या थी? नियतिवाद की। नियतिवाद की अवधारणा में रेडजेल का महत्वपूर्ण योगदान है, और रेडजेल की जो शिष्या थी इसी सैंपल कट्टर नियतिवाद की पालन करने वाले थे, प्रतिपादक थे। दूसरा जो अवधारणा है संभववाद के रूप में, संभववाद में क्या किया गया? प्रकृति की प्रधानता की जगह मानव की प्रधानता को स्वीकार किया गया, यानी मनुष्य को ज़्यादा महत्व दिया गया। ऐसा कहा गया कि सभी जगह संभावनाएं विद्यमान हैं और उन संभावना का स्वामी मानव होता है, इसलिए अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ भी परिवर्तन कर सकता है। तो संभववाद का दौर जो प्रारंभ हुआ फ्रांस से प्रारंभ हुआ था। नीतिवाद की जो दौर था वो जर्मनी से प्रारंभ हुआ था। तो लूसियन फेब्रे नामक विद्वान ने सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन संभववाद की जो अवधारणा है, विचारधारा, उसको विकसित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो फ्रांस के पॉल विडोल डी लाब्लास को दिया जाता है। और उसके बाद में एक नई अवधारणा है नवनियतिवाद की अवधारणा। नवनियतिवाद का मतलब है न तो प्रकृति की प्रधानता है और न ही मानव की प्रधानता है, अपितु ये दोनों कौन? प्रकृति और मानव एक दूसरे से समायोजन करके चलते हैं। तो आपस में समायोजन करने की जो अवधारणा विकसित हुई, अनुकूलन की अवधारणा विकसित हुई, उसी को क्या कहा गया? नियतिवाद कहा गया। और नियतिवाद की अवधारणा का प्रतिपादन का श्रेय ग्रिफिथ टेलर को दिया जाता है, और इसी कॉन्सेप्ट को नियतिवाद के नाम से, नवनिश्चयवाद के नाम से, या प्रकृति का मानवीकरण भी कह सकते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं रुको और जाओ की थ्योरी के नाम से, रुको और जाओ की अवधारणा के रूप में भी जाना जाता है। 1930 तक आते आते मानव भूगोल जो थी 2 भागों में बट गई। मानव भूगोल 2 भागों में बट गई। एक किसके रूप में? आर्थिक भूगोल के रूप में, और दूसरी किसके रूप में? सांस्कृतिक भूगोल के रूप में। देखो समय के साथ साथ जैसे जैसे विकास हुआ दशाएं बदलती गई, और दशाएं बदलती गई तो उनके कारण मानव भूगोल का 2 शाखाओं में विभाजन हो गया, आर्थिक भूगोल और सांस्कृतिक। आर्थिक भूगोल से आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाने लगा।
सांस्कृतिक भूगोल में सांस्कृतिक दशाओं का अध्ययन किया जाने लगा। ऐसा नहीं कि मानव भूगोल यहीं पर आकर रुक गई, नहीं, इसके बाद भी और विभाजन हुए। राजनीतिक भूगोल बनी, सामाजिक भूगोल बनी, सामाजिक भूगोल के साथ में अधिवास भूगोल बनी, अधिवास भूगोल के बाद में चिकित्सा भूगोल, बहुत सारी शाखाओं का विकास हुआ। कब? 1930 के लगभग। 1930 के बाद 1930 तक जब मानव भूगोल का विभाजन हुआ, उसी से पहले 1919 के लगभग प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उसके बाद में दूसरा विश्व युद्ध आ गया। तो पहले और दूसरे विश्व युद्ध का ये जो समय था, उसके दौरान क्षेत्रीय विभेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। क्षेत्रों का विभाजन करके अध्ययन करने की प्रक्रिया प्रारंभ। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से किस प्रकार भिन्न है, ऐसे संदर्भ में अध्ययन करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, क्षेत्रीय विभेदन की प्रक्रिया। 1950 तक आते आते मानव भूगोल के अंदर मात्रात्मक क्रांति, मात्रात्मक क्रांति का संबंध था मानव भूगोल में सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग से, गणितीय विधियों के प्रयोग से, और इसने मानव भूगोल के साथ साथ में मानव को एक अचानक बूम प्रदान हो गया। तो मात्रात्मक क्रांति आ गई, लेकिन बाद में मात्रात्मक क्रांति के नेगेटिव इफेक्ट सामने आए, लोगों में असंतुष्टता उत्पन्न होने लगी और 1960 के बाद 60 से 70 का जो दशक रहा, उस दशक के दौरान मानव भूगोल के साथ साथ में हम ऐसा देखें कि मानव भूगोल में जो मात्रात्मक क्रांति आई थी, उसी के साथ साथ में एक नई चीज़ निकल के आई, कल्याणवादी भूगोल निकल के आया, कल्याणपरक भूगोल निकल के आया। और कल्याणपरक भूगोल का जो संबंध था मानव के कल्याण से था, और मानव का कल्याण जो रहा वो मुख्य रूप से स्वास्थ्य की दशाओं से संबंधित था, चिकित्सा से संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था, आवास से संबंधित और भोजन से संबंधित था। तो मानवीय कल्याण के रूप में अध्ययन किया जाने लगा कल्याणपरक भूगोल के अंदर। उसके बाद में क्रांतिकारी भूगोल निकल के आया, गरीबी का संबंध, मार्क्स के सिद्धांत का पालन किया गया क्रांतिकारी भूगोल के। उसके पश्चात व्यवहार परक भूगोल निकल के, आचार परक भूगोल निकल के। मानवीय क्रियाएं जो होती हैं सिर्फ आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से ही नहीं होती, अपितु आचार, मानसिक विचारों के दृष्टिकोण से भी संपन्न की जाती है। तो व्यवहार परक जो चीज थी वो किसके रूप में आई? आचार परक भूगोल के रूप में हमारे सामने निकल कर आई। तो जैसे हम देख, ऐसी प्रक्रिया चलती रही और 21वीं शताब्दी तक आते आते मानव भूगोल ने एक नया रूप धारण कर लिया, और आज मानव भूगोल एक ऐसा विषय बन गया है जो पूरे विश्व में व्यापक रूप से पढ़ाया जा रहा है, व्यापक रूप से इस पर अध्ययन किया जा रहा है। इसकी बहुत सारी शाखाएं बन गई हैं। जैसे जैसे अध्ययन को सूक्ष्मता प्रदान की गई, नवीन तथ्य उभर कर सामने आ रहे हैं, और आज स्थिति ऐसी होगी कि ये एक बहुत बड़ा व्यापक और विशद रूप धारण कर चुका है, और उसी कारण इसका विषय क्षेत्र और अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। तो बच्चों, ये जो हमारा वीडियो था मानव भूगोल के विकास से संबंधित था, और हमने आपको बताया मानव भूगोल का विकास का 3 दौर रहे, प्राचीन काल के रूप में, मध्यकाल के रूप में और आधुनिक काल के रूप में। आधुनिक काल में नियतिवाद आया, संभववाद आया, नवनियतिवाद आया, और उसके बाद में हमने देखा आर्थिक मानव भूगोल का विभाजन हुआ, आर्थिक भूगोल में, सांस्कृतिक भूगोल में। उसके बाद में क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना आई। उसके बाद में हम देखेंगे कि क्षेत्रीय विभेदन के बाद में हम चर्चा करेंगे तो हमने देखा क्या आया, मात्रात्मक क्रांति का उदय हुआ। मात्रात्मक क्रांति के बाद में क्या आया, हम एक कल्याणपरक भूगोल आया। कल्याणपरक भूगोल के बाद में क्या आया, क्रांतिकारी भूगोल आया। क्रांतिकारी भूगोल के बाद में मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाने लगा, आचारपरक भूगोल। तो धीरे धीरे मानव भूगोल जो था अपने पिछड़े हुए जो दौर थे उससे बढ़ते 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 आज आधुनिक रूप में हमारे सामने आया, व्यापक विषय बन गया। मानव की सभी क्रियाओं का एकमात्र बहुत अच्छा अध्ययन करने वाला विषय बन गया। कौन सा? मानव। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।